न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र के सांगली में कांग्रेस को लगा झटका, जयश्री पाटिल भाजपा में हुई शामिल। लुधियाना पश्चिम चुनाव, अकाली दल प्रत्याशी परुपकर सिंह घुम्मन ने डाला वोट। रायपुर में लैंडिंग के बाद नई खुला विमान का गेट, आधे घंटे तक इंडिगो की फ्लाइट में फंसे रहे भूपेश बघेल। तो खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के सांगली में कांग्रेस को लगा झटका, जयश्री पाटिल भाजपा में हुई शामिल। महाराष्ट्र के सांगली में वसंत दादा पाटिल परिवार का एक बड़ा समूह आखिरकार भाजपा में शामिल हो गया है। विधानसभा चुनाव में बागी होकर सांगली जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की उपाध्यक्ष जयश्री पाटिल भाजपा में शामिल हो गई हैं। इससे सांगली की राजनीति में भाजपा को मजबूती मिली है और कांग्रेस के गढ़ रहे दादा परिवार से एक बड़ा समूह पार्टी में शामिल हो गया। जयश्री पाटिल वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय मदन पाटिल की पत्नी हैं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इससे पहले जयश्री पाटिल से उनके निवास पर मुलाकात की थी। उसके बाद जयश्री पाटिल बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे और अन्य नेताओं की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुई। महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासामध्ये हा प्रवेश किती महत्वाचा, पावसाने पण हजेरी लावली आणि पाऊस नसताना बाहेर खूप चांगली रचना होती, ज्यात कोणालाच म्हणजे अडचण आली नसती। पाऊस आल्यामुळे आपल्याला आतमध्ये कार्यक्रम करण्याचा निर्णय करावा लागला। आपल्या सगळ्यांना जाणीव आहे, स्वर्गीय वसंतदादा पाटलांचे पुतणे विष्णू अण्णांचं कर्तृत्व हे मी आपल्याला सांगायला नको। महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेचे सदस्य तर होतेच, पण अनेक जबाबदाऱ्या त्यांनी सहकारातल्या भूषवल्या। विष्णू अण्णांचे चिरंजीव स्वर्गीय मदन भाऊंचं असंच की दोनदा खासदार, दोनदा आमदार, मंत्री आणि सामाजिक संस्था, सहकारी संस्थांची मोठी यादी आपल्याला सांगता येईल। आणि आता आपण ज्यांचा प्रवेश करणार आहोत त्या जयश्री वहिनींचंही असंच कर्तृत्व आहे। त्यामुळे त्यांची जी पदं आहेत ती वाचताना मला दम लागेल असं मला वाटतं। उपाध्यक्ष सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, अध्यक्ष वसंतदादा पाटील दंत महाविद्यालय, अध्यक्ष मदनभाऊ पाटील कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अध्यक्ष मदनभाऊ पाटील मेमोरियल हॉस्पिटल, सदस्य महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह फायनान्स, सदस्य आदिवासी काँग्रेस कमिटी दिल्ली, अध्यक्ष शिवाजी शिक्षण संस्था, अध्यक्ष सर्वोदय शिक्षण संस्था, अध्यक्ष विश्वविद्यालय शिक्षण मंडळ, माजी संचालक सांगली कृषी उत्पन्न समिती, संचालक विष्णू पाटील सहकारी खरेदी, अध्यक्ष सांगली जिल्हा हँडबॉल असोसिएशन, माजी सदस्य महाराष्ट्र कबड्डी असोसिएशन, अध्यक्ष वसंतदादा विकास प्रतिष्ठान, शिवशक्ती व्यायाम मंडळ। असा एक मोठा परिचय असणाऱ्या जयश्री वहिनी आज भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करत आहेत। त्यांचा राजकीय आणि सहकार क्षेत्रातला परिचय आहे, त्यापेक्षाही माणूस म्हणून परिचय मोठा आहे। त्याबद्दल एक वाक्य बोलून मी लगेचच माननीय अध्यक्षांना चंद्रशेखर बावनकुळेंना, माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजींच्या उपस्थितीत जयश्री वहिनींचा प्रवेश करण्याची विनंती करेल। परंतु माणूस म्हणून एक वाक्य सांगायचं झालं तर परवा ज्यावेळेला माझी भेट झाली आणि मी त्यांना असं म्हटलं की तुम्ही काही काळजी करू नका, तुमच्या राजकीय भवितव्याची आम्ही काळजी करू। ते म्हणाला माझ्या राजकीय भवितव्याची काळजी करू नका, माझ्या सहकारी कार्यकर्त्यांच्या राजकीय स्वतःपेक्षा आपल्या कार्यकर्त्यांची काळजी करणाऱ्या जयश्री वहिनी त्या राजकीय नेता तर आहेतच, सांगली महानगरपालिका, सांगली जिल्हा यात त्यांचं मोठं स्थान आहे। मी पहिला चंद्रशेखर बावनकुळेंना त्यांचा प्रवेश केल्यानंतर मोठी यादी आहे, त्या सगळ्यांना राज्याचे
श्री संजय सावंत आगे जनस्वराज्य पक्षाचे राज्याचे अध्यक्ष समीर कदम आणि भारतीय जनता पार्टीचे नेते सांगली महानगरपालिकेचे माजी उपमहापौर शेखर इनामदार यांनी हा चमत्कार घडवण्यामध्ये मोठी भूमिका बजावली आहे याचा उल्लेख मी या ठिकाणी करतो आणि पहिला जयश्री वहिनीला माहिती देतो, मग देवेंजी बोलतील आणि मग मी मोठी यादी वाचेल. त्या सगळ्यांना या व्यासपीठावर बाहेर झाला असता प्रवेश मजा आली असती. तर इथे आमचे संजय केनेकरजी राज्याचे सरचिटणीस हे जागेवर आपल्या प्रत्येकाचा प्रवेश करतील. मान्य जयश्री वहिनी. आज आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे की आपण भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलाय आणि व्यासपीठावर उपस्थित सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार चंद्रकांत दादा तसेच आपल्या सर्वांचे आवडते लोकप्रिय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब तसेच आपले सुरेश खाडे साहेब तसंच सुधीर दादा बावनकुळे साहेब प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहेब तसेच सम्राट महाडी व उपस्थित सर्वच व्यासपीठावर उपस्थित सर्वच मान्यवर व सांगलीतून आलेले सर्व कार्यकर्ते. खरं म्हणजे आज आपल्या सगळ्यांना माहिती आपण गेले 2 तास इथे आहोत आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपला आज भारतीय जनता पक्षात आज प्रवेश आपण केलेला आहे आणि हा प्रवास हा आत्ताचा जो आपला झालेला आहे तर तो कसा झाला त्याबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते. आपल्याला माहिती आहे की मदन भाऊंच्या नंतर तुम्ही सगळ्यांनी मला राजकारणात यायला सांगितलं आणि तुमच्या सर्वांसाठी मी राजकारणात आले, तुम्हाला आधार दिला आणि ज्या ज्या मदन भाऊंच्या ज्या ज्या संस्था होत्या त्या सगळ्या संस्थांवर आता दादांनी आपली यादी वाचून दाखवली तर त्या संस्थांवर मी काम करते आणि अगदी चांगल्या प्रकारे ते सांभाळते सुद्धा. तर तुम्हाला एवढंच मला सांगायची की गेली 10 वर्ष मदन भाऊ गेल्यानंतर आपल्याला काँग्रेस पक्षाने काय दिलं हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. दरवेळेला आपली वेळ आली की आपल्यावर नेहमी अन्याय झाला आणि त्यासाठी आपण मागच्या वेळेला अपक्ष म्हणून उभं राहिलो आणि त्याच्यानंतर आपल्याला पक्षातून निलंबित करण्यात आलं. तर पक्षातून निलंबित करण्यात आल्यानंतर आपण कुठल्या पक्षात जायचं हा आपण सर्वांनी विचार केला आणि त्यासाठी मी आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ यांना मध्ये 2दा भेटले होते आणि ते कामासाठी भेटले होते दुसऱ्या. पण त्यांचं जे नेतृत्व आहे आणि त्यांची जे बोलण्याची पद्धत आहे तर ते बघून मला खरोखर म्हणजे एक राज्याचं गतिमान नेतृत्व कसं असावं, तरुणांना प्रगतीपथावर नेणारं, सर्वांबरोबर जाणारं, सर्वांना सांभाळणारं नेतृत्व हे मी मान्य केलं आणि मी नंतर ठरवलं की आपण भारतीय जनता पक्षात देवेंद्रजींच्या पक्षात प्रवेश करायचा. आणि मी त्यांना अशी विनंती सुद्धा केली की माझ्या प्रवेशाच्या वेळी तुम्ही आलं पाहिजे आणि ती विनंती त्यांनी अगदी मनापासून मला सांगितलं नाही तुमच्या प्रवेशाच्या वेळी मी येतो. कारण इथे जे जे प्रवेश होतात ते आपले प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहेब असतील किंवा इतर सगळेजण असतील तर त्यांच्या हस्ते होतात. पण त्यांनी माझ्या विनंतीला मान दिला. आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना एक अभिमानाची ही गोष्ट आहे. तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे की वसंतदादा असतील, विष्णू अण्णा असतील किंवा प्रकाश बापू आणि मदन भाऊ असतील या सगळ्यांनीच म्हणजे
जनतेला, सर्वसामान्य जनतेसाठी काम केलंय, राजकारण केलंय, समाजकारण केलंय आणि तोच वसा वारसा घेऊन आपण इथून पुढची वाटचाल करायची आहे. भारतीय जनता पक्ष हा आपल्या बरोबर असणार आहे आणि त्यासाठी आपण या सर्वांचीच साथ आपल्याला पाहिजे आणि तुम्ही सर्वजण इथे आलात त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करते आणि आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांचे सुद्धा मनापासून आभार मानते की त्यांनी म्हणजे वेळात वेळ काढून या प्रवेशासाठी ते थांबले, त्यासाठी त्यांचे आभार. आणि ह्या कार्यक्रमासाठी म्हणजे ह्या प्रवेशासाठी जास्त करून म्हणजे शेखरजी इनामदार, सुमित कदम, प्रकाश धनगर, तसेच सुधीर दादा असतील, आमचे सुरेश खाडे साहेब असतील, आता इथे उपस्थित सर्वच जणांनी म्हणजे हा प्रवेश माझा कसा करून घेतला यासाठी मी त्यांचे मनापासून आभार मानते. व इथून पुढच्या काळात सुद्धा देवेंद्र फडणवीसांच्या साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण जास्तीत जास्त चांगलं काम करून सांगलीचा विकास कसा करायचा, कारण सांगलीत बरेच प्रश्न प्रलंबित आहेत आणि ते शेरी नाला असू दे किंवा वारणा उद्भव योजना असू दे, असे बरेचसे प्रश्न प्रलंबित आहेत. तर त्या प्रश्नांसाठी नक्कीच ते आपल्याला सहकार्य करतील व सांगलीचा विकास कसा होईल यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करूया आणि त्याला साथ हे सर्वजण देतील अशी मी आशा व्यक्त करते. आणि माझा हा प्रवेश केला त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मी मनापासून आभार मानते. मान्य देवेंद्रजींना एक शुभ मानलं जातं अशा गणपतीची मूर्ती पहिल्यांदा देण्याची विनंती करतो आणि देवेंद्रजी मार्गदर्शन. मान्य देवेंद्रजी. आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की नुकतंच आपले भाजपचे अध्यक्ष चंद्रशेखरजी बावनकुळे यांच्या हस्ते जयश्रीताई मदन पाटील यांचा भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश झालेला आहे. मी त्यांचं अतिशय मनपूर्वक भारतीय जनता पक्षामध्ये स्वागत करतो आणि मला प्रदेश अध्यक्षांनी सांगितलंय म्हणून मी घोषणा करतो की त्यांच्यासोबत ज्या ज्या लोकांची नावं नंतर घेतली जाणार आहेत त्या सगळ्यांचाही प्रवेश भारतीय जनता पक्षामध्ये झालेला आहे. आता फक्त फॉर्मली त्यांना नंतर आपण त्यांच्या गळ्यामध्ये आपला दुपट्टा टाकू. त्यामुळे उपस्थित सगळ्यांचं भारतीय जनता पक्षामध्ये मी अतिशय मनपूर्वक स्वागत करतो. खरं म्हणजे आपल्याला सर्वांना याची कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये वसंतदादा पाटील एक असं व्यक्तिमत्व होऊन गेलं की ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्यापासनं तर महाराष्ट्राला नेतृत्व देण्यापर्यंत एक प्रचंड मोठं कार्य या महाराष्ट्रामध्ये केलं. आजही प्रशासनाकरता त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांकरता शिक्षणाच्या विस्तारीकरणाचा जो त्यांनी निर्णय घेतला, मोठ्या प्रमाणात सर्वांना अभियांत्रिकीचं किंवा वैद्यकीय शिक्षण मिळालं पाहिजे म्हणून त्यांनी घेतलेले निर्णय असतील, असे अनेक निर्णय सांगता येतील की ज्याबद्दल आजही दादांचं नाव हे या महाराष्ट्रामध्ये घेतलं जातं. आणि हा जो काही दादांचा वारसा आहे तो वारसा ज्या प्रकारे प्रकाश बापूंनी, विष्णू अण्णांनी चालवला आणि नंतर मदनदादांनी देखील तो अतिशय चांगल्या प्रकारे समर्थपणे चालवला. पण दुर्दैवाने आपल्याला कल्पना आहे की मदन भाऊंचं अतिशय दुर्दैवी निधन त्या ठिकाणी झालं. कमी वयामध्ये त्यांचं निधन झालं आणि साहजिकच जी काही एक मोठी त्या ठिकाणी लिगसी त्यांनी तयार केली होती, खासदार म्हणून, आमदार म्हणून, मंत्री म्हणून, सहकाराच्या क्षेत्रात, शिक्षणाच्या क्षेत्रात
या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्यांचं जे नेतृत्व होतं ते नेतृत्व आणि त्यातनं तयार झालेले सगळे कार्यकर्ते हे जपणं अत्यंत आवश्यक होतं. आणि म्हणून जयश्रीताईंनी त्यानंतर त्यांच्या कार्याची धुरा सांभाळली आणि अतिशय समर्थपणे सांभाळली. त्यांनी आता असं सांगितलं की त्यांनी धुरा सांभाळली, पण पक्षाने त्यांना जेवढं सांभाळायला पाहिजे होतं ते मात्र काही सांभाळलं नाही. आणि त्यांनी गेल्या अनेक वर्षामध्ये जे काही कार्य केलं त्या कार्यानुरूप आमची देखील इच्छा होती की त्यांनी भारतीय जनता पक्षासोबत आलं पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे की गेल्या 10-12 वर्षामध्ये सांगली जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं कार्य मोठ्या प्रमाणात वाढलं. सांगली महानगरपालिका असेल, सांगली जिल्हा परिषद असेल, तिथे 2 वेळा खासदार असेल, तिथले आमदार असतील, अशा विविध जागी भारतीय जनता पक्षाला खूप चांगलं यश सांगली जिल्ह्यामध्ये मिळालं. आणि म्हणून साहजिक आमची अशी अपेक्षा होती की आपला पक्ष मजबूत करण्याकरता अजून चांगली मंडळी जी आहेत की वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये आहेत, पण त्या ठिकाणी त्यांना न्याय मिळत नाही, तर त्यांना आपण सोबत घेऊन अतिशय मजबूतीनं आपल्या पक्षाचं काम वाढवलं पाहिजे. आणि मला अतिशय या गोष्टीचा आनंद आहे की ज्यांची मगाशी सगळ्यांची नावं घेतली, समित असेल किंवा शेखर इनामदार असेल, सम्राट महाडिक असतील, आपले सगळे आमदार असतील, या सगळ्यांनी विशेष प्रयत्न केला. आणि त्या प्रयत्नांमुळे मला असं वाटतं की आज या ठिकाणी ताईंचा प्रवेश हा झालेला आहे. मला ज्या दिवशी मी ताईंशी बोललो ताईंनी सांगितलं की माझ्या प्रवेशाला तुम्ही आलंच पाहिजे. खरं म्हणजे आपल्याकडे नियम आहे की सगळे प्रवेश अध्यक्ष करतात आणि मुख्यमंत्री काही प्रवेशाला फारसे कधी हजर राहत नाही. पण मला देखील वाटलं की एवढ्या मोठ्या दादांच्या घराण्याची एक विरासत लिगसी सांगणाऱ्या अशा प्रकारच्या वहिनींचा हा प्रवेश असल्यामुळे आपण देखील त्याच्यामध्ये गेलं पाहिजे. आणि म्हणून निश्चितपणे आज आपण हा निर्णय घेतला. मी विशेष उल्लेख करू इच्छितो आपले जे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील आहेत की ज्यांनी स्वतः या संपूर्ण प्रवेशाकरता त्या ठिकाणी जाऊन सगळ्या चर्चा करून ताईंचं सगळं तिथे जे काही त्यांचं म्हणणं होतं ते समजून घेतलं. त्यात एक नीट मध्यस्थता त्यांनी दादांनी केली आणि त्या मध्यस्थतेतून दादांनी योग्य प्रकारे निर्णय झाला पाहिजे अशा प्रकारचा प्रयत्न हा त्या ठिकाणी केला. म्हणून मी चंद्रकांत दादा पाटील यांचंही अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आज मी ताईंना आणि ताईंसोबत या ठिकाणी ज्या ज्या पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केलाय त्यांना एवढंच सांगतो की भारतीय जनता पार्टी हा आपला परिवार आहे. त्यामुळे परिवारासारखीच वागणूक तुम्हाला या ठिकाणी मिळेल. तुम्ही आता या बृहत परिवाराचे भाग झालेले आहात, त्यामुळे तुमची सगळ्या प्रकारे काळजी घेणं हे आमचं सगळ्यांचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे चंद्रकांत दादा असतील, बावनकुळे साहेब असतील किंवा मी असेल किंवा आपले इतरही पदाधिकारी असतील हे निश्चितपणे आलेल्या सर्व लोकांची योग्य प्रकारे काळजी घेतील. ज्या ज्या ठिकाणी ज्याला जसं जसं काम देणं आवश्यक आहे, ज्याला जी जबाबदारी देणं आवश्यक आहे ते काम, ती जबाबदारी ही त्या त्या व्यक्तीला निश्चितपणे मिळेल. कोणालाही या ठिकाणी आपण बाहेरून आलो आहोत अशा प्रकारची भावना होणार नाही. अशा प्रकारचा प्रयत्न आमचा हा निश्चितपणे असेल, हा विश्वास या निमित्ताने मी आपल्या सर्वांना देऊ इच्छितो. मी पुन्हा एकदा जयश्रीताईंचं अतिशय मनपूर्वक भारतीय जनता पक्षामध्ये स्वागत करतो, सगळ्या कार्यकर्त्यांचं स्वागत करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सातत्यानं काँग्रेसमधून मोठी घराणी भाजपमध्ये दाखल होत आहे. कुठेतरी काँग्रेसचं नेतृत्व सातत्यानं अपयशी ठरते किंवा चुकांमधलं बोध घेण्यात ते कुठेतरी कमी पडतं असं वाटतं. बघा, खरं असं आहे की काँग्रेस पक्ष एक प्रकारे दिशाहीन झालेला आहे. आम्ही देखील अनेक वर्ष विरोधी पक्षात काम केलं, कधी सत्तेत राहिलो, सत्तेत अलीकडच्या काळात जास्त राहिलो, विरोधी पक्षात त्याच्यापूर्वी आम्ही विरोधी पक्षात जास्त राहिलो. पण विरोधी पक्षात असतानाही आम्ही कधी आपली जी देशहिताची लाईन आहे ती कधी सोडली नाही, समाजहिताचा विचार कधी सोडला नाही. आणि म्हणून समाज आमच्यासोबत आला, म्हणून लोक आमच्यासोबत आले, आम्हाला पुन्हा पुन्हा निवडून दिलं. आज दुर्दैवाने काँग्रेस पक्षामध्ये ज्या प्रकारे
दिशाहीन नेतृत्व दिसत आहे. त्यामुळे ज्यांना काम करायचं आहे, देशाकरता समाजाकरता काम करायचं आहे, त्यांना आपलं भवितव्यच त्या ठिकाणी दिसत नाही. ज्या प्रकारचे निर्णय होतात, आपल्या सैनिकांच्याच विरुद्ध बोललं जातं, सेनेच्या विरुद्ध बोललं जातं, तर आता त्या कार्यकर्त्याने तोंड काय दाखवायचं? जर आपला नेता आपल्या सेनेच्या विरोधात बोलणार असेल तर कार्यकर्त्याने उत्तर काय द्यायचं? त्यामुळे मला असं वाटतं की एक प्रकारे मोठी निराशा ही आपल्याला त्या ठिकाणी काँग्रेस पक्षात पाहायला मिळते आहे. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. आणि विशेषतः जे जमिनीशी जुडलेले नेते आहेत त्या नेत्यांना कुठेतरी त्यांना खच्चीकरण करायचं अशा प्रकारची पण परिस्थिती दिसते. आणि म्हणून आता अशा प्रकारची नेतृत्व सगळं आमच्याकडे येतं. ज्या प्रकारे गेल्या सातत्याने भाजपमधनं प्रवेश इन्कमिंग पाहतोय, पुन्हा बी मोठ्या प्रमाणात दिसते. आगामी काळामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं हे बिगुल म्हणता येईल का एकंदरीत, आणि काय निकाल असेल स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा? बघा, बिगुल तर तुम्हाला म्हणता येईल, पण आमच्याकडे चांगली मंडळी आम्ही पाहतच असतो आणि चांगली मंडळी दिसली की आम्ही पक्षात घेऊनच येतो. त्याच्यामुळे त्याला तुम्ही आता म्हणजे जरी आता स्थानिक स्वराज्य संस्था नसती तरी आम्ही हा प्रयत्न सोडला नसताच, आम्ही हा प्रयत्न केलाच असता. आणि मला असं वाटतं की स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये आमची जी महायुती आहे ही महायुती अतिशय चांगला परफॉर्मन्स करेल. महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपालिका, नगरपंचायती सगळीकडे आम्ही विजयी होऊ. सांगलीतून अजून कुठलं मोठं घराणं भाजपमध्ये येणार? जे मोस्ट अवेटेड आहे. अवेटेड आहेत असं तुम्हाला वाटतं. आत्ता तरी आमच्या समोर असं काही चर्चेत नाही. जे मोठं घराणं यायचं होतं ते आलेलं आहे. देखिए, पहले दिन से भारत ने ये भूमिका रखी थी कि हम कोई मध्यस्थता सहन नहीं करेंगे. और हम सब लोग जानते हैं कि जिस समय भारत के मिसाइल्स ने 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों को इस परिस्थिति में लाया कि वहां से कोई विमान उड़ नहीं सकता, उसके बाद पाकिस्तान को यह ध्यान में आया कि इस लड़ाई को हम लड़ नहीं सकते, तो पाकिस्तान ने कई देशों को यह विनती की कि आप मध्यस्थता कीजिए और भारत को समझाइए और सीज फायर करवाइए. लेकिन उन सब देशों को भारत ने स्पष्ट रूप से बताया कि यह हमारा आपसी मामला है, आप इसमें बीच में मत आइए. अगर पाकिस्तान सीज फायर चाहता है तो सामने से चलकर पाकिस्तान हमसे रिक्वेस्ट करे, निवेदन करे, हमसे बातचीत करे, तो हम इसका विचार करेंगे. और बाद में पाकिस्तान ने स्वयं फोन किया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की और उसके बाद यह सीज फायर हुआ. तो इसमें कोई मध्यस्थता किसी की थी नहीं. भारत ने पहले भी ये बात कही थी और आज भी यही बात मोदी जी ने दोहराई है और सीधे तौर पर यह कहा है कि हमारा ऑपरेशन जारी है. अगर वापिस हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम हमला करेंगे और हमको किसी के मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है. बोला त्याच्यावर दुपारी मुझे ऐसा लगता है कि उनको जवाब मालूम ही था, लेकिन ये लोग सोए नहीं होते, सोने का ढोंग करते हैं. इसलिए ढोंगी लोगों को और क्या बता सकते हैं. सकाळी बोललो त्याच्यावर मी सकाळी पुण्यात मी माननीय देवेंद्रजींना आणि भाऊंना विनंती करेन की बरोबर मी 2 मिनिटात यादी वाचतो. तुमच्या उपस्थितीत हे प्रवेश शक्यच नाव यादी वाचा. आज माननीय देवेंद्रजींच्या उपस्थितीत आणि आपल्या उपस्थितीत अन्य जे प्रवेश होत आहेत त्याची फक्त यादीत वाचणं मला शक्य आहे. त्याचे प्रवेश झाले असताना म्हणजे किशोरबाई शहा माजी महापौर सांगली श्री किशोर रामदास माजी महापौर, श्रीमती कांचनताई कांबळे माजी महापौर, श्री प्रशांत पाटील माजी उपमहापौर, श्री प्रशांत पाटील मसलेकर माजी उपमहापौर,
की उत्तम साखळकर विरोधी पक्षनेता, श्री संतोष पाटील माजी स्थायी समिती सभापती, शिवंतताई वाघमारे माजी सभापती, रोहिणी सत्यजित पाटील माजी नगरसेविका, सौ मृणाल शेखर पाटील माजी नगरसेविका, श्री करण नामदार माजी नगरसेवक, श्री अजित श्रीनिवासी माजी नगरसेवक, श्री प्रकाश मोडके माजी नगरसेवक, श्री अजित तोरकर माजी नगरसेवक, श्री आनंदराव पाटील माजी अध्यक्ष विश्वनाथ प्रतिनिधी संघ, श्री जयराज बर्वे संचालक सांगली जिल्हा मजूर फेडरेशन, मुबारक मुहूर्त संचालक श्री आनंद लेंगरे अध्यक्ष बजरंगबली गावांचे सांगली जिल्हा, श्री इरफान मुल्ला सांगली शहर जिल्हा काँग्रेस सदस्य. मला माफ करा, देवेजीचा 10 वाजल्यापासूनचा कार्यक्रम वाचला तरी 10 लागेल, कारण मी फार वेळ त्यांना थांबवणार नसल्यामुळे बाकी सगळ्यांचे प्रवेश झाले असं मी घोषित करतो. आणि मिरज विधानसभेतले 19 नावांकडे प्रथम वाचतो. आत्माराम जाधव हिरणडोली उपसरपंच, सुरेश कोळेकर सरगरे माजी सरपंच, राजे पाटील सरगरे माजी जिल्हा सदस्य, निवास पाटील कोल्हापूर चेअरमन सोसायटी, चंद्रावण जगताप संतोषवाडी अन्य सभापती, आबा चव्हाण खंडे राजूरी माजी उपसभापती, संताजी गायकवाड बेळंकी माजी चेअरमन, अक्का पुणे गंगावळी सरपंच, राजाराम गायकवाड बेळंकी माजी सरपंच, योगेंद्र थोरात माजी नगरसेवक, अजित थोरकर माजी नगरसेवक, सचिन जाधव प्रमुख पदाधिकारी, महेश पाटील प्रमुख पदाधिकारी, विद्या नलावडे प्रमुख कार्यकर्ते आणि विनायक यादव उद्योजक. जयश्री वहिनी आता सगळ्यांचा प्रवेश झाला आहे, पण एक मेळावा तिकडे घेऊ त्यावेळेस पुन्हा एकदा सगळ्यांना स्टेजवर घेऊन प्रवेश. आणि देवेंद्रजींनी मान्यच केलं आहे की हे कार्यक्रम सांगलीमधले त्यामुळे ते चांगला वेळ देऊन आपण मोठा प्रवेश करू. मी थोडी माझ्या स्वभावाप्रमाणे सम्राटला शंका व्यक्त केली की पाऊस काय आपण 5,000 लोक हॉल आहे, ठीक आहे, आपण देवेंद्रने वेळ दिला, मोठा प्रवेश करू. ज्यांची नावं वाचलेल्या बढ़ती अगली खबर की ओर। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव, अकाली दल प्रत्याशी परूपकर सिंह घुम्मन ने डाला फूट। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के तहत आज मतदान प्रक्रिया जारी है। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार परूपकर सिंह घुम्मन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। परूपकर सिंह घुम्मन ने लुधियाना के GGN पब्लिक स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। मतदान केंद्र पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मतदान एक लोकतांत्रिक अधिकार है और हर नागरिक को इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि मतदान केंद्र पर माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सकारात्मक है। वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग की ओर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। सर तुम मतलब मताधिकार का प्रयोग किया, क्या करना चाहेंगे सर? हाँ जी, वोट पैसा क्या करना चाहोगे? वोट एक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है, तो वो डालना चाहिए, हर एक को डालना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ। लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों को अपील कर रहा हूँ, वोट डालो, आप वोट डालो। शुरुआत अपना नाम लेके हुई है, शुक्राने वजों हुई है। ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, खुद जा मैनू चकना पैना बार बार डेगा। बड़ा पॉजिटिव माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है अपने इलाके अपने एरिया जिथे मैं पढ़िया, सारी उम्र पढ़िया लिखिया पढ़िया उस इलाके ते मैनू बड़ा प्यार मिल रहा। इस इलेक्शन यादगार की रहा, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो तुसीं? देखो मेरे लिए यादगार तो लोगों की मुश्किल रही हैं, जेडे कहते इतने मुश्किल नहीं हैगी, मैं लगता जी ये इलाका मुश्किलों ना भरिया हुआ तो बाकी लुधियाने का पंजाब का की हाल होगा जी। मैंने सब तो यादगार ही है ये कि मैं वादे किए है वो पूरे करने। मैं एक ही यादगार मैंने बहुत तगड़ी है,
एक छोटे 9वीं जमात के बच्चे ने एक स्लोगन दिता मैनू, ना बारी ना हंकारी, सो मनो बच्चा याद बहुत सारी उम्र रहना। बढ़ते अगली खबर क्या। रायपुर में लैंडिंग के बाद नहीं खुला विमान का गेट, आधे घंटे तक इंडिगो की फ्लाइट में फंसे रहे भूपेश बघेल। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लगातार विमानों से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इस बार नया मामला छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट में आया है। यहाँ उस समय अफरा तफरी मच गई जब इंडिगो की फ्लाइट के लैंड होने के 30 मिनट बाद भी विमान का दरवाजा नहीं खुला। रायपुर से दिल्ली जा रही फ्लाइट 6E6312 में लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण यात्री करीब 30 मिनट तक विमान के अंदर फंसे रहे। फ्लाइट दोपहर 2:30 बजे सुरक्षित लैंड कर गई, लेकिन गेट में कुछ खराबी के कारण विमान का दरवाजा नहीं खुला। इसके कारण विमान में सवार यात्रियों को समय पर उतारा नहीं जा सका। विमान में भूपेश बघेल के अलावा विधायक चतुरी नंद और रायपुर की मेयर मीनल चौबे भी सवार थी। वही आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार दरवाजा खोला गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। बढ़ती अगली खबर क्या। एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग, बोले तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र के कई अन्य मंत्री बिहार आए हैं। जब बिहार को जरूरत होती है तो कोई नजर नहीं आता है। पीएम मोदी ने अब तक यहाँ 200 से ज्यादा भाषण दिए। उन्होंने बिहार के लोगों से कई वादे भी किए कि बिहार को नंबर 1 राज्य बना देंगे। आप 11 सालों से प्रधानमंत्री हैं और 20 सालों से यहाँ बिहार एनडीए की सरकार है। यहाँ एनडीए का मतलब है नेशनल दामाद आयोग। आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ एनडीए का मतलब क्या है। यहाँ एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच में माला सम्मानित करेंगे। कोई नौकरी देने तो आ नहीं रहे, कोई महंगाई को रोकने तो आ नहीं रहे, कोई गरीबी मिटाने तो नहीं आ रहे, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति, लालू जी हम लोगों के दल को जितना गरियाना है गरिया ले। वो आके देखें प्रधानमंत्री जी, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। कभी प्रधानमंत्री जी आए किसी पीड़ित के घर गए, पिछले बार भी आए थे पटना, रोड शो किया उन्होंने। लेकिन यही बिहार का जवान जब शहीद हुआ तो एक परिवार के लोगों से नहीं मिले, वो संवेदना नहीं प्रकट की। बिहार के लोग जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है सबसे आगे खड़ा रहता है, पीछे नहीं रहता। क्या किया है? परिवारवाद को लेकर के गाली देते हैं, लेकिन उनके अलायंस में सब परिवारवादी भरे हैं, उनके पार्टी में सब परिवारवादी हैं। बिहार की एनडीए सरकार में 50% जो मंत्री हैं वो परिवारवादी हैं। अपने का नेशनल एनडीए मतलब नेशनल दामाद आयोग, तो किन किन के दामाद की आप बात कर रहे हैं? अब देखिए, मांझी जी के दामाद हैं ही, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, आप देखिएगा अशोक चौधरी जी के दामाद हैं। और अशोक चौधरी जी तो अलग ही है, वो तो कहते हैं आरएसएस कोटा भी है। अब हम तो जानना चाहिए भाई, एक तो बीजेपी कोटा है, यहाँ आरएसएस कोटा भी है। खुद तो अशोक चौधरी पे हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, क्या है वो बिहार की जनता असलियत उनकी जानती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो ये बताना पड़ेगा ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलना। बढ़ती अगली खबर क्या। बड़े चेहरे की तलाश में शिंदे सेना, निकाय चुनावों की तैयारियां हुई तेज। महायुति में शामिल भाजपा और अकांपा ने आगामी महानगर पालिका चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी। इसी दिशा में शिवसेना ने भी संगठन विस्तार और रणनीतिक बढ़त के लिए अन्य दलों के पूर्व नगर सेवकों और पदाधिकारियों को पार्टी में शामिल कराने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हालांकि पार्टी की संख्या बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन शहर में पार्टी की आवाज अभी दबे स्वर में ही सुनाई दे रही है। इस स्थिति को बदलने के लिए पार्टी ने बड़े चेहरे लाने पर फोकस किया है और इसके लिए पदाधिकारी सक्रिय रूप से काम में जुट गए। जुलाई महीने में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में एक विशाल सभा का आयोजन कर पार्टी में प्रवेश और शक्ति प्रदर्शन की योजना भी बनाई जा। बढ़ती अगली खबर क्या।
अभिभावकों की मांग के आधार पर पढ़ाई जाएगी तीसरी भाषा। बोले राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को डिफॉल्ट तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने पर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने कहा है कि मैं स्पष्ट कर दूं कि सभी माध्यम से स्कूलों में मराठी जो हमारी राज्य भाषा है को मुंबई, महाराष्ट्र और भारत में सरकार द्वारा पढ़ाया जाना अनिवार्य है। कई स्कूलों में कई वर्षों से एक तीसरी भाषा पढ़ाई जाती है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि छात्रों और उनके अभिभावकों की मांग के आधार पर कोई भी तीसरी भाषा पढ़ाई जाएगी। तो मैं स्पष्ट करता हूं, सभी माध्यम की स्कूलों में मराठी। बढ़ती अगली खबर की ओर। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, कई जिलों में अलर्ट जारी। मुंबई में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। शहर के कई इलाकों में आज भारी बारिश देखने को मिली, जिसमें आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मुंबई में आसमान में बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने केवल मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के लिए भी चेतावनी जारी की है। रत्नागिरी, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग जिलों में भी अगले 24 से 48 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना है। बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी बन गई है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले और बारिश के दौरान सतर्क रहें। बढ़ती अगली खबर की ओर। सुधाकर बड़गुजर के भाजपा में शामिल होने पर सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। अपनी पार्टी के सुधाकर बड़गुजर के भाजपा में शामिल होने पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि भाजपा एक राष्ट्र विरोधी पार्टी है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति भाजपा के लिए सिर्फ दिखावा है। यह अब अटल जी और लालकृष्ण आडवाणी जी की पार्टी नहीं रही, यह अब व्यापारियों की पार्टी है। कल भाजपा ने हमारे एक सदस्य को शामिल किया जिस पर वे पहले देशद्रोह का आरोप लगा रहे थे। अब राष्ट्र विरोधी पार्टी कौन है? यह हमारी नहीं बल्कि आपकी पार्टी है जो राष्ट्र विरोधी पार्टी बताया है। और बड़गुजर जी को लेकर देखो, बीजेपी है एंटी नेशनल पार्टी है। ये सिर्फ राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, भारत माता की जय, ये सब दिखावा है उनका। ये अटल जी वाली पार्टी अब नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी जी वाली पार्टी नहीं है। अब ये व्यापारी लोगों की पार्टी है, उद्योगपति। पैसा फेंको, तमाशा देखो। अब देखो ना, अब कल एक हमारे पार्टी से एक व्यक्ति को ले लिया, उनके ऊपर ये लोग देशद्रोह का आरोप लगा रहे थे। ये देशद्रोही है और उसके लिए शिवसेना भी देशद्रोही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है, उनका कोई फोटो आया था मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी के साथ। अब बात ऐसी है, आपने उसके लिए एसआईटी की स्थापना की, देशद्रोह का आरोप लगाया, इसलिए आपने उनको फैमिली को प्रताड़ित किया। अब यही व्यक्ति को आपने कल जोर शोर से बीजेपी कार्यालय में अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो एंटी नेशनल पार्टी किसकी है? हमारी नहीं है, आप एंटी नेशनल है। आप लोग इकबाल मिर्चू का नाम ले रहे थे प्रफुल्ल पटेल जी के साथ, अब प्रफुल्ल पटेल जी आपके साथ है। आपने अशोक चव्हाण को एंटी नेशनल कहा था क्योंकि उसने वो डिफेंस की लैंड का कोई वो आदर्श में कोई फ्लैट लिए थे, आपने उनको एंटी नेशनल कहा था। तो सभी एंटी नेशनल जो है, जिसको आप बार बार एंटी नेशनल बोल रहे थे, वो पूरे देश भर के एंटी नेशनल देशद्रोही आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इन द ब्रैकेट एंटी नेशनल, ये कहना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ में प्रशासन और पुलिस का एक बड़ा संयुक्त अभियान। चंडीगढ़ में आज प्रशासन और पुलिस का एक बड़ा संयुक्त अभियान चलाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य अवैध कब्जों को हटाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना था। चंडीगढ़ के एक संवेदनशील इलाके में प्रशासन और पुलिस ने मिलकर एक विशेष कार्रवाई की। इस कार्रवाई के तहत इलाके को पहले पूरी तरह से खाली कराया गया और फिर कानून के तहत आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं डीएसपी जसविंदर सिंह ने कहा है कि यह चंडीगढ़ प्रशासन का संयुक्त अभियान है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 डीएसपी सहित 800 पुलिसकर्मी यहां मौजूद हैं। यह अभियान इलाके को खाली कराने के बाद शुरू हुआ और हमने सुनिश्चित किया है कि अभियान के दौरान कोई भी अंदर न आए। डीएसपी जसविंदर सिंह के मुताबिक पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और किसी भी बाहरी व्यक्ति को भीतर आने की अनुमति नहीं दी गई। देखिए, ये प्रशासन की तरफ से ये डेमोलिशन ड्राइव इनको आप पहले भी आदर्श कॉलोनी कह रहे हैं, फर्नीचर मार्केट के बैक साइड सेक्टर 54 है। तो प्रशासन की तरफ से ही ये ड्राइव है, जो ज्वाइंट ड्राइव चल रही है पुलिस के साथ। पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर का बंदोबस्त देखना है, वो ड्यूटियां पूरी लगी हुई हैं। तकरीबन 800 बंदा पुलिस का लगा हुआ है, जिसमें 3 डीएसपीज हैं, इंस्पेक्टर साहबान हैं, उनके साथ 2-2। उसके अलावा जो जितनी भी आप फोक मशीन देख रहे हैं, जहाँ जैसे भी उसके साथ अलग टीम में 10-10 बंदे वो लगे हुए हैं, ताकि यहाँ पे अमन शांति रहे और कोई ऐसी बातचीत ना हो। जो प्रशासन का जो बताया जा रहा है, 800 हटबैंड यहाँ पे थी, झुग्गियाँ जो है, जो प्रशासन की तरफ से ये ड्राइव चल रही है अभी, जो इलीगल है। तो हमारा ये पुलिस का और प्रशासन का अच्छा तालमेल है भी। हमारे लिए यहाँ पे ड्यूटी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह भी है, सभी हैं, एरिया एसडीएम भी है, और जो उनकी डिजास्टर मैनेजमेंट वाले भी है, फायर वाले भी है, हमारे भी जवान तैनात है। 3 टीमें हमारी मेन है अंडर 3 डीएसपीज। तो एरिया वेकेट करके ही ये ड्राइव शुरू होती है। इसमें प्रशासन की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट वाले हैं, प्रशासन की टीम भी अपना चेक करती है। उनके पास जैसे फ्लैग, रेड फ्लैग है, अभी नहीं स्टार्ट करना, जब ग्रीन हो गया पुलिस भी डबल इंश्योर कर रही है, आउटर एरिया और इनर, सो दैट कोई ड्राइव के टाइम अंदर ना आए और अंदर रह ना जाए। बिल्कुल स्मूथली चल रही है जी, कोई ऐसी बातचीत नहीं है। बाकी फर्दर अभी ये चल रहा है काम, अमन से चल रहा है जी। तो बता दोगे क्या बता रहा सर? टूटने के लिए क्या करना, जो मिलता हो प्लाट कब से? ये तो 40 साल हो गए। बता दो। 7 धक्का चाहिए जी। ये देखो 1998 में हमें जी चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने करा वोटर कार्ड रजिस्ट्री। आप जहाँ बोलोगे हम। कब से रह रहे हो आप इधर? आओ बताओ। सिद्धू जी बढ़ती अगली खबर की ओर। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आईसीएमआर एनआईवी की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव का बयान। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। आईसीएमआर एनआईवी की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की जा रही है। यह संस्थान देश की विभिन्न मंत्रालय और क्षेत्रों को एक मंच पर लाकर अनुसंधान में सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। डॉक्टर यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य संस्थान सभी मंत्रालय और क्षेत्रों को अनुसंधान पर सहयोग करने के लिए एक साथ लाएगा। यह संस्थान भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निगरानी, अनुसंधान और विकास को बढ़ाने की दिशा में काम। मैम, अभी तक हमारे पास कई सारे इंस्टीट्यूट है और मेन इंस्टीट्यूट जो है वो एनआईवी पुणे है, लेकिन नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ जो है वो अलग से एक प्रोग्राम के तहत बन रहा है। इससे क्या फायदा होगा? 2022 पीएमसी टैग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि हमारे देश में एक वन हेल्थ इंस्टीट्यूट बनना चाहिए और उन्होंने इसको नेशनल वन हेल्थ मिशन का नाम दिया और उसके अम्ब्रेला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नाम से बनाया गया था। इस इंस्टीट्यूट का मेन रोल होगा कि सारी जो मिनिस्ट्री है, इनके सभी जो लोग हैं उनको आपस में जोड़ करके
कोलेबरेटिव रिसर्च के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। उसके लिए जो श्री अजय सूद जी हैं हमारे PSA, वो और डॉक्टर बहर और सभी जो सेक्रेटरी हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, वो उनकी लगातार बहुत सारी मीटिंग हुई। उनको अंडरस्टैंड करने के बाद डिफरेंट कमेटीज बनाई गई हैं और जो अभी इनको प्रमोट करेगी कि हम आपस में मिलकर कैसे रिसर्च कर सकते हैं। इसके पहले ऐसा होता है कि हर एक मिनिस्ट्री अपने अलग अलग रिसर्च करती रही है, बट हम अभी इस तरह का और अभी जो बहुत सारी कमेटियां बनाई गई हैं जो सर्विलेंस को इन्हांस करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, कैसे इसको आपस में मिलकर हम अपने देश को एक सशक्त देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए उस तरफ कैसे ले जाए उसकी तरफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। उसमें कुछ बहुत सारी एक्टिविटी शुरू हो गई है, जो अभी बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन वन हेल्थ मिशन अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। लास्ट ईयर जैसे कि एक नेशनल लेवल पे मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें एक आउटब्रेक को मिमिक करके सभी के रिस्पांस को इवेलुएट किया गया था, गैप्स आइडेंटिफाई किए गए थे और उसके ऊपर फिर उसको फर्दर स्ट्रेंथनिंग के लिए कोशिश की गई। नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम बनाई गई है, जिसमें बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट किया गया है हर एक सेक्टर से, और जब भी इस तरह के आउटब्रेक होंगे, ज्वालिटी का आउटब्रेक या कोई भी आउटब्रेक होगा, तो हर एक सेक्टर से एक्सपर्ट्स को लिया जाएगा और हम सभी मिल करके आपस में उसकी एनालिसिस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे किस वजह से वो आउटब्रेक हुआ है। उसके अलावा यदि कोई डिजीज फ्यूचर में न्यू इमर्ज होती है या जो हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट एंडेमिक डिजीज है, उनके लिए साथ में मिल करके कैसे हम अपने एफर्ट्स को तेजी से बढ़ा सकते हैं और वैक्सीन, मोनोक्लोनल्स, एंटीवायरल्स, ये सब चीज़ें बना सकते हैं और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव, चीपर जो डायग्नोसिस है वो हमारे देश में डेवलप कर सकें। ये सब प्रयास इसके तहत चल रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए तो हम पैरेंट्स के लिए देश को तैयार करने की कोशिश करते हैं। मैम, अगर सपोज करो कोई डिजीज एक्स का आउटब्रेक होता है, ऐसी सिचुएशन में अभी इस वक्त अगर हम बात करें, जैसे कि चांदीपुरा और गुजरात में डिजीज एकदम से अचानक से आउटब्रेक हुआ, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अभी करंटली हम कितने ज्यादा प्रिपेयर हैं? चंदीपुरा तो एक नोन डिजीज है जिसके लिए ऑलरेडी हमारे पास डायग्नोसिस और ये सब चीज़ें थी, बट उसका जो चैलेंज था कि हमारे पास कोई वैक्सीन या एंटीवायरल नहीं है और उसको बहुत अभी तेज़ी से NIV की टीम में लिया हुआ है और जो हमारी ICMR की लीडरशिप है उनके अंडर बहुत सारी नई रिसर्च जिसमें मल्टी सेक्टोरियल एफर्ट्स हो रहे हैं और उनको नए जो थेरेपिक्स हैं उनको बनाने के एफर्ट्स जारी हैं। बढ़ती हुई खबर की ओर, ओडिशा डायरिया के प्रकोप पर राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आयुक्त सह सचिव का बयान। राज्य में हैजा और डायरिया के प्रकोप पर राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आयुक्त सह सचिव एस ने कहा है कि डॉक्टरों की एक टीम द्वारा हैजा या डायरिया से होने वाले हर मौत की जांच की जा रही है। प्रकोप पूरी तरह नहीं फैला है। जाजपुर में हैजा परीक्षण सकारात्मक पाया गया है, अन्य जिलों में अभी तक नहीं है। उन्होंने कहा है कि कल हमारे यहाँ लगभग 300 नए मरीज भर्ती हुए। हमने अस्पतालों से अनुरोध किया है कि वे कम से कम 24 घंटे तक मामूली मामलों को भी छुट्टी न दें। आज भर्ती मरीजों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अच्छी बात यह है कि हम केवल हल्के मामलों को ही देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि लोग इसके गंभीर होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमने स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए पहले से ही निवारक उपाय सुनिश्चित कर लिए हैं और जल स्रोतों की जांच के लिए पुरी में और अधिक अधिकारियों को तैनात किया है। So yesterday we had an inpatient new admission of approximately 300. So even minor cases, we are requesting the hospital not to discharge them, but to keep them at least for 24 hours under observation so that they are stabilized and then they are sent back. So today also our inpatient number has not gone up. New admission happens to be almost similar to yesterday. However, the good thing is that mild cases are coming, which means that people are not waiting for it to become serious. Even if they are having just some symptom, the moment it starts, they are coming to the hospital, and we would like to encourage that. Sunantu, yeah, every death reported is being audited by a team of doctors consisting of our state government doctors and also members of the expert team, the central team. And so far we have information about 10 cases that is already audited.
audited. We have information of 2 more cases that is being audited, and at the same time we have also after the audit we found that 3 other cases that were reported were not related to or caused by the outbreak. So each case will be audited. Thank you. It hasn't spread. It hasn't spread. The outbreak, the cholera test is positive so far, though we are collecting more samples and sending every day. It is come positive in Jajpur, not in other districts yet. However, we are remaining vigilant about it. We are alert, and it is not spread. There was, during monsoon, sporadic diarrheal cases happens all over the state. That has happened. That has always happened, and we expect that during monsoon. But an outbreak, just like the one that happened in Jajpur, there is no spread to Puri yet. However, the preventive aspects of keeping health and hygiene, deploying more officers to Puri for checking the water sources, that we've already done. बढ़ती अगली खबर की ओर, उप मुख्यमंत्री अरुण साफ का बयान। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साफ कहते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने जिस तरह बिहार को बर्बाद किया है, उसे बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। लालू यादव और तेजस्वी यादव की सरकार में बिहार में कैसे जंगल राज चलता था, कैसे लूटपाट होती थी, कैसे माफिया राज चलता था, इसे बिहार की जनता कभी नहीं भूल सकती है। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार की दशा और दिशा बदलने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है। देखिए, तेजस्वी यादव। बढ़ती अगली खबर की ओर, भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने मेहसाना की कड़ी विधानसभा उपचुनाव में अपना वोट डाला। भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल ने मेहसाना की कड़ी विधानसभा उपचुनाव के दौरान मतदान किया। उन्होंने सभी मतदाताओं से भी मतदान करने की अपील की। कड़ी उपचुनाव को लेकर भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि कड़ी में 60% से अधिक मतदान होगा। भाजपा इस सीट से लगातार जीतती आ रही है। विकास को देखते हुए लोग निश्चित रूप से भाजपा को ही वोट देंगे। मतदान किया, क्या कहें? आज मेहसाना जिला के कड़ी विधानसभा के बाई इलेक्शन का मतदान चल रहा है और अभी तक 25% जितना मतदान ओवरऑल पूरे विधानसभा विस्तार में हुआ है और मुझे उम्मीद है कि 60% से ज्यादा मतदान इधर होगा। कल रात कई जगह पर भारी बारिश हुई है, इसके कारण भी मतदान थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन दोपहर के बाद हर काम निपटा के सभी बहनें मतदान के लिए आएंगे और हर तरह होता है इस तरह इस दिन भी दोपहर के बाद अच्छा वोटिंग होगा और ओवरऑल 60% से ज्यादा वोटिंग होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखो, ये सीट बीजेपी की है और बीजेपी हमेशा ज्यादातर इस सीट पर विजय प्राप्त करती है। हमारी भारत सरकार की और गुजरात सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है, इसलिए और देश सेवा और विकास, देशभक्ति और विकास दोनों को देखते हुए मतदाता हमारे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, ऐसा मुझे संपूर्ण विश्वास है। बढ़ती अगली खबर क्यों, दिल्ली आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान।
आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि मुझे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अपनी मानसिक और वैचारिक स्थिति पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर वे आई लव पाकिस्तान कहते हैं तो वे किसी भी चीज के लिए आई लव कह सकते हैं जिसका कोई खास महत्व नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान को लगभग 15वीं या 16वीं बार दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संसद में सभी पहलुओं पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और इस देश से यह संदेश जाना चाहिए कि यह मुद्दा आपका कोई काम नहीं है। ईरान से भारत के नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु पर मनोज झा ने कहा है कि भारत का इतिहास रहा है कि जब भी हमारे नागरिक किसी युद्ध क्षेत्र में फंसे होते हैं तो उन्हें निकालता एक परिपक्व देश की जिम्मेदारी है। एक लोकतंत्र के तौर पर यह परंपरा अभी भी जारी है और आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर और सराहनीय पहल है। इस देश का इतिहास रहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब भारतीय नागरिक युद्ध जैसे परिस्थिति में फंसे तो उनको इवैक्यूएट कराना एक मैच्योर स्टेट, एक परिपक्व डेमोक्रेसी के रूप में हमने हमेशा किया। तो मैं समझता हूं कि ये एक जो कमिटमेंट अपने नागरिक के प्रति है, चाहे कहीं हो, वो कमिटमेंट जारी है और वो जारी रहेगा। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। दूसरी तरफ जब राष्ट्रपति ट्रंप की मीटिंग को लेकर, पाकिस्तान आर्मी चीफ को लेकर, तो उन्होंने पाकिस्तान को के बारे में कहा कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, मोदी जी बड़े फैंटास्टिक हैं, हम उनसे लास्ट नाइट ही बात किए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को दोहराया फिर से कि हमने ही वार को रुकवाया। देखिए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अब यही लगता है कि इस व्यक्ति जिनका नाम ट्रंप साहब है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी मानसिक वैचारिक परिस्थिति उनके वश में भी नहीं है। न जाने क्या सोच के बोलते हैं। हालांकि अगर वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान तो वो आई लव तो किसी चीज के लिए कह सकते हैं। इट डजंट कैरी मच मीनिंग। मेरे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मिस्री साहब ने ब्रीफिंग की, कॉन्वर्सेशन की, लेकिन ठीक उसके बाद व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग अलग दिशा में जा रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 15वां 16वां बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संसद में हर पहलू पे चर्चा हो और एक मैसेज जाए राष्ट्र की ओर से, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हमने मध्यस्थता न अतीत में स्वीकारी, न वर्तमान और न भविष्य, लेकिन ये होगा कहां? ये ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे नहीं होगा। ये हमें संसद के माध्यम से एक साझा संदेश हर पहलू पे विमर्श करते हुए देना है। अब वक्त हो चला जिसको ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।